गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग गॉस के प्रमेय या गॉस का नियम, इसको गॉस का नियम भी कह सकते हैं या गॉस का प्रमेय भी इसे कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम पर या गॉस लॉ पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। तो गॉस ने एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, गॉस ने एक स्टेटमेंट दिया था। वह स्टेटमेंट था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित या संबद्ध। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित कहिए या संबद्ध कहिए। ठीक है, उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित या उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। स्टूडेंट्स, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। तो क्या यानी कि वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, फाई E इज इक्वल टू किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश ठीक है का कितना गुना होता है? 1/ε0। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? फाई E इज इक्वल टू Q/ε0। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? ये कितना हो जाएगा? फाई E इज इक्वल टू Q/ε0। अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस डिफिनीशन को भी हम यानी कि इस पूरे चीज को, इस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे और फिगर की सहायता से भी इसको समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम कोई अनियमित सरफेस ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हम कोई अनियमित सरफेस ले लें, अनियमित सरफेस मतलब क्या होता है? इर्रेगुलर पृष्ठ। एक होता है नियमित सरफेस जिसे रेगुलर पृष्ठ बोलते हैं, और एक होता है अनियमित सरफेस जिसे इर्रेगुलर पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अनियमित सरफेस टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, और उस पे जो
एंगल बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से बनता है, ठीक। लेकिन नियमित सरफेस में एंगल कितना बनता है, थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि नियमित सरफेस पर और अनियमित सरफेस में क्या डिफरेंस होता है, अभी मैं इसको बताऊंगा फिगर के माध्यम से। मैंने मौखिक रूप से आपको बता दिया है, लेकिन फिगर के माध्यम से मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले हम गॉस थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है जो कि अनियमित है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया O, ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया O, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव आवेश पुट कर दिया, और यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव आवेश पुट कर दिया। बात समझ में आई, ठीक है। और इस बिंदु O से, ठीक है, और इस बिंदु O से R दूरी पर, ठीक है, इस बिंदु O से R दूरी पर कोई पॉइंट मान लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया P। बात समझ में आई। इस बिंदु O से इस R दूरी पर एक पॉइंट मान लिया P, ठीक है, और इस बिंदु O पर प्लस चार्ज रखा हुआ है, ठीक, जो कि मूव नहीं कर सकता है, स्थिर है। क्यों स्थिर है, क्योंकि हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और इस ये जो अनियमित पृष्ठ है, ठीक है, इस अनियमित पृष्ठ में से हम एक छोटा सा भाग लेंगे, ठीक है, इस अनियमित पृष्ठ में से, ठीक है, ये जो पृष्ठ है अनियमित पृष्ठ, इस अनियमित पृष्ठ में से हम एक छोटा सा भाग लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लीजिए हमने वो छोटा सा भाग यहाँ ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने एक छोटा सा भाग ले लिया, ठीक। तो ये जो पृष्ठ है इस बिंदु O पर, ठीक है, इस पृष्ठ बड़े वाले पृष्ठ से हमने एक छोटा सा भाग लिया, तो ये छोटा पृष्ठ कहलाया या बड़ा पृष्ठ कहलाया, ठीक है। और इस बड़े वाले पृष्ठ का जो एरिया होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कैपिटल A, और इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, वह होगा DA। वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वह होगा DA, ठीक है। मान लीजिए ये Q जो है, Q, ठीक, ये जो छोटा वाला पृष्ठ है, ठीक है, इसका जो एरिया है DA है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया DA है, और यहाँ पर ये जो पृष्ठ है इस बिंदु O पर कुछ न कुछ कोण तो जरूर बनाएगा। बात समझ में आई। ये जो पृष्ठ है इस बिंदु O पर कुछ न कुछ कोण जरूर बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लीजिए वह कोण यहां बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, वह कोण यहां बन रहा है, ठीक है, और वह जो कोण बनेगा, ठीक है, और वह जो यहाँ पे कोण बनेगा वह कोण पूर्ण रूप से गोलाकार बनेगा, ठीक है। और इस कोण को हम नाम दे दे, इस कोण को हम बोलते हैं डी ओमेगा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस कोण को हम बोलते हैं डी ओमेगा। क्लियर हुआ, ठीक। अब मान लीजिए ये जो छोटा वाला हमें सरफेस मिला है इस बड़े वाले सरफेस की सहायता से, ठीक है, इस छोटे वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, कुछ तो यानी कि एरिया वेक्टर तो होगा ही, जो इस छोटे वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी वह थीटा कोण बनाते हुए गुजरेगी स्टूडेंट्स, ठीक है, वह थीटा कोण बनाते हुए गुजरेगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे गुजरेगी, परपेंडिकुलर ही गुजरेगी, यानी कि लंबवत गुजरेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और यह कोण क्या मान लिया, यह कोण हमने मान लिया थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है अनियमित सरफेस में थीटा कोण बनाते हुए गुजरती है, लेकिन नियमित सरफेस में वह कोण 0 हो जाता है, यानी कि थीटा का मान थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। आइए हम इसको हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि थीटा का मान 0 कैसे होता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये कोई सरफेस है, ठीक है, यह कोई सरफेस है जो कि नियमित है। अनियमित सरफेस क्या होता है, जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, और नियमित सरफेस जो होता है वह टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, ठीक। और यहाँ पे इसका कोई हम पार्ट ले लिए, और इस बिंदु से अगर कोई इसका मान लिए डीए, क्या मान लिए क्षेत्रफल सदिश डीए है, ठीक है, तो इसकी जो इस सरफेस पर, ठीक है, बड़े वाले सरफेस पर और इस सरफेस पर, सॉरी इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी स्टूडेंट्स, वह बिल्कुल इसके इक्वल गुजरेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी वह इसके इक्वल गुजरेगी, इस एरिया वेक्टर के इक्वल गुजरेगी। बात समझ में आई। इस स्थिति में यहाँ पर थीटा का मान 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अनियमित सरफेस में देखें तो कुछ ऐसे गुजरेगी, ठीक है, कुछ ऐसे गुजरेगी, देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे गुजरेगी, ठीक है, जो यहाँ पे थीटा कोण बनाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये तो हो गया अनियमित सरफेस और नियमित सरफेस के बारे में, ठीक। तो लिखेंगे, हमें क्या निकालेंगे, बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है। अतः बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स का मान या बिंदु P से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, बात समझ में आई। बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स का मान या बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, या बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा d phi e इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर E इंटू डी ए वेक्टर, ठीक। ये हो जाएगा d phi e इज इक्वल टू E डी ए cos थीटा। बात समझ में आई। वेक्टर हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, E डॉट डी ए cos थीटा। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब क्या निकालेंगे, हम जानते हैं, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसमें हमने व्यंजक प्राप्त किया था कैपिटल E का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स d phi इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² डी ए cos थीटा। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स d phi e इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए cos थीटा अपॉन r², डी ए cos थीटा अपॉन r²। समझ में आया। अब मैं इसको यहां से सॉल्व करता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा, यही लिख देते हैं, दिखाई दे रहा हो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा d phi e इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ए cos थीटा क्या हो जाएगा,
हम जानते हैं कि कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा डी ओमेगा, या क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा डी ओमेगा। बात समझ में आई? अब देखिए स्टूडेंट्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? यह होगा स्टूडेंट्स, इसका हम, क्योंकि जब भी हम कोई बड़ी चीज निकालते हैं, बड़ी चीज का व्यंजक प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए समाकलन का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए ये हो जाएगा डी फाई ई का हो जाएगा फाई ई, और ये हो जाएगा q अपॉन f 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन, इसको पढ़ते हैं बंद समाकलन या क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, dw है, सॉरी ये dw नहीं पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं d ओमेगा पढ़ते हैं, dw नहीं होता है, जब भी पढ़ते हैं d ओमेगा पढ़ते हैं, यानी कि w को हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे w को हम ओमेगा पढ़ते हैं, d ओमेगा। w ऐसे होता है, ठीक है, या छोटे लेटर में ऐसे होता है, लेकिन यहाँ जो है यूं होता है, यूं है। ठीक है, यहाँ कैसे है, यहाँ यूं है, तो इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बंद समाकलन यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dw का, सॉरी d ओमेगा का, ये हो जाएगा फाई e इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। ठीक है, और हम जब घन कोण पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने जब घन कोण पढ़ा था तो उसमें ओमेगा की जो वैल्यू मिली थी हमें, वह मिली थी 4 पाई स्टेरेडियन, मिली थी ना 4 पाई स्टेरेडियन। तो हम क्या करेंगे, इस ओमेगा की जगह फाई ई इज इक्वल टू, मैं इसको ऊपर से लिख रहा हूं, फाई ई इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस ओमेगा की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 पाई, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है, कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, अब इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा स्टूडेंट्स फाई ई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए हम लोगों ने गॉस थ्योरम को प्रूफ कर दिया। ठीक है, स्टेटमेंट क्या था, फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही स्टेटमेंट था, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अगर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट और देख लेते हैं इसके, ठीक है, कि वैद्युत गॉस थ्योरम की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि जो गॉस का जो थ्योरम है, जो गॉस का नियम है, वह उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, उसके क्या क्या गुण हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए पहला पॉइंट ले लें, हमें पहला पॉइंट बात समझ आई, हमने अब क्या ले लिया, पहला पॉइंट ले लिया। मान लीजिए यह कोई बंद पृष्ठ है, क्या है, यह कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है, इस बंद पृष्ठ, ये क्या है, चारों तरफ से बंद है, यह कोई बंद पृष्ठ है, और इस बंद पृष्ठ पर हमने इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, हमने 4 ही पॉइंट मान लिया। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया बाहर की तरफ, इस पॉइंट रख दिया Q1, Q2, Q3 और Q4, और यहाँ पर रख दिया Q5। ठीक है, तो जो गॉस का प्रमेय यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या कहता है,
किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्यों? यही कहता है ना आपका गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर जो होगा इस बस मतलब गॉस थ्योरम में बंद पृष्ठ के अंदर जितने आवेश होंगे, ठीक है, उन आवेशों का योग तथा ε0 किसके बराबर होता है? वह होता है वैद्युत फ्लक्स के बराबर। ठीक है, तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स कुल आवेशों का योग, तो ये और ये कितना हो जाएगा ε0, और इसको हम लिख सकते हैं कि कुल आवेशों का योग है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 Q3 और Q4, और ये हो जाएगा ε0। और ε0 क्या होता है? ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, और इसका जो मान होता है वह होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो गॉस का जो प्रमेय है या गॉस का जो नियम है वह इस अब आप देखिए, अब आपके दिमाग में ये पॉइंट आ रहा होगा कि मैंने Q5 को क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो गॉस का जो प्रमेय है वह बस इस बात को प्रूफ करता है कि यानी कि इस बात को मानता है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर जितने आवेश होंगे, ठीक है, उसी की हम गणना करेंगे, और इस बंद पृष्ठ के अंदर मतलब इस पृष्ठ के बाहर जो भी आवेश होगा उसकी गणना नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि गॉस का जो नियम है वो बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश स्थिर आवेश हैं उनकी गणना करता है, पृष्ठ के बाहर आवेशों की गणना नहीं करता। ठीक, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, यह कोई त्रिभुजाकार एक शेप है या त्रिभुज है या कोई गोला है या कोई आपका वर्गाकार शेप रखा है आपका। ठीक है, तो अगर इस त्रिभुजाकार शेप में हम कोई इस पॉइंट पर Q आवेश रख दें और इस Q आवेश को हम गोलाकार शेप में रख दें, ठीक है, यहाँ रख दें, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यानी कि वैद्युत फ्लक्स का जो मान आएगा वह कितना होगा? वह होगा φ1 = Q/ε0, और इसका हो जाएगा φ2 = Q/ε0, और इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स φ3 = Q/ε0। इस स्थिति में हमने क्या देखा? इस स्थिति में हमने ये देखा कि वैद्युत फ्लक्स जो है तीनों केसेस में φ1 φ2 φ3 क्या है? इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने यह देखा कि जो वैद्युत फ्लक्स जो है वह तीनों केस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मान जो है यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गॉस थ्योरम जो है, गॉस का जो नियम है वह इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आकृति यानी कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है आपका, गॉसियन पृष्ठ ये ठीक है, जो गॉसियन पृष्ठ है वह कैसा है, ठीक है, वह इस बात पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर उसके अंदर आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके अंदर जो चार्ज है उस पर निर्भर करता है, उसके चार्ज पर निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वह मतलब पृष्ठ कैसा है, सरफेस कैसा है, वह इस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वह पृष्ठ अगर त्रिभुजाकार हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गोलाकार हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्यूबॉइड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अनियमिताकार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नियमिताकार हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फर्क पड़ता है किससे? कि वह उसके अंदर आवेश से। ठीक है, अब देखिए
तीसरा पॉइंट ले लें स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट ले लें। तीसरा पॉइंट तो क्या कह सकते हैं, मान लीजिए यही हम ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने ले लिया, एक बंद सरफेस है, ठीक है, बंद पृष्ठ है स्टूडेंट्स। अगर हमने मान लिया कि जो Q है हमने यहाँ रख दिया, इस पॉइंट पर हमने Q रख दिया, अब इस Q को हम गोलाकार शेप में यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक, और अब इस Q को हम इस शेप में इस सेंटर पर रख दे रहे हैं, ठीक, बात समझ में आई। तो इस स्थिति में देख रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस प्लस Q के कारण क्या होती है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं। तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कैसी जा रही हैं, वो बाहर की तरफ जा रही हैं। और जब हमने इसको यहाँ रखा गोलाकार शेप में, तो भी वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही थी, बाहर की तरफ जा रही थी, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस त्रिभुज से निकल रही थी उतनी ही इस गोले से निकल रही हैं और उतनी ही इससे निकल रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं, इस कंडीशन में हमको यह पता चलता है जो गॉस का नियम है या जो गॉस का प्रमेय है वह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि जो चार्ज की स्थिति है वह क्या है, ठीक है, वह कहीं भी हो, वह इस बात पर निर्भर नहीं करता, वो चाहे यहाँ हो, वह चाहे वहाँ हो, वह चाहे कहीं भी हो, वह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आवेश की पोजीशन, आवेश की स्थिति क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो था गॉस के कि कुछ गुण था, कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन की, इसके एप्लीकेशन, इसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशंस की चर्चा करेंगे, इसके अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है स्टूडेंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी 6-7 एप्लीकेशन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अगर आपको गॉस थ्योरम नहीं समझ में आया तो इसका मतलब आप लोगों ने एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको गॉस थ्योरम नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स तो इसका मतलब यही हुआ कि आप लोगों ने एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं पढ़ा है। जब तक आप लोग एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको गॉस थ्योरम समझ में नहीं आने वाला है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? तो आप लोग मेहनत से पढ़िए स्टूडेंट्स, ठीक है। लॉकडाउन अभी और बढ़ने की स्थिति है, बढ़ने का अनुमान है स्टूडेंट्स, इसलिए इस लॉकडाउन में जाहिर सी बात है आप लोग भी कहीं घूमने नहीं जा रहे होंगे, मत जाइएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो हालत है वह भयावह होती ही जा रही है स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? कब किसी को क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। इसलिए घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।